हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपका ब्रिज प्रोग्राम का वीक थर्ड करेंगे। तो वीक थर्ड में जो भी होने वाला है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नाउ ये सारा जो पोर्शन है ये वीक थर्ड में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे ये पिक्चर दी है, आपको इसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। दिस इज अ ब्यूटिफुल सीनिक इमेज ऑफ अ माउंटेन रीजन। तो ये जो है बहुत खूबसूरत एक दृश्य है एक पहाड़ी जगह का। द बैकग्राउंड कंसिस्ट ऑफ टॉल रॉकी माउंटेन्स विद पैचेस ऑफ स्नो ऑन देम। बैकग्राउंड में क्या दिख रहे हैं? ऊंचे ऊंचे पत्थर के पहाड़ दिख रहे हैं जिसपे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख रही है। इन द मिडिल ग्राउंड देर आर लश ग्रीन हिल्स कवर्ड विद ग्रास एंड फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज। जो बीच का एरिया है उसमें जो है बहुत खूबसूरत हरे भरे जो है पहाड़ दिख रहे हैं जिसपे बहुत ही खूबसूरत घास है। राइट, लश ग्रीन हिल्स हैं और उसपे कवर्ड विद ग्रास है, तो घास है और थोड़े बहुत पेड़ भी इधर उधर दिखाई दे रहे हैं फैले हुए। अ वाइंडिंग डर्ट पाथ कनेक्ट्स टू हाउसेस नेस्ल्ड इन द वैली। एक घूमा हुआ सा रास्ता है। राइट, ये रास्ता देखिए सीधा नहीं है ना, घूमा हुआ सा रास्ता है मिट्टी का बना हुआ जो कि दो घरों को कनेक्ट कर रहा है इस घाटी में। वन हाउस पेंटेड इन येलो विद अ रेड रूफ इज इन द फोरग्राउंड। सामने की साइड एक घर है जिसपे येलो वॉल्स हैं, रेड रूफ है, और पीछे की साइड भी एक घर है जिसपे लाल रूफ दिख रही है। ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ टॉल ग्रीन ट्रीज। राइट साइड में जो है एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। द ओवरऑल सेटिंग गिव्स अ पीसफुल एंड सीरीन वाइब। ये जो ओवरऑल सेटिंग है ये जो है हमें फीलिंग ऐसी दे रही है कि ये बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंडिकेटिंग अ क्वाइट एंड ब्यूटीफुल कंट्री साइड। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो जगह है ये बहुत ही शांत और खूबसूरत कंट्री साइड है। राइट, ये कोई शहर तो नहीं है, ये कोई गांव कोई कंट्री साइड का दृश्य है। परफेक्ट फॉर नेचर लवर्स। जो नेचर लवर्स हैं जिन्हें प्रकृति पसंद है उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो ऐसे जो है मैंने इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो है आपको एक लेटर लिखना है अपनी ग्रैंड मदर को। उन्हें बताना है कि आप हाल ही में जो है एक फेयर में गए थे, यानी एक मेला देखने गए थे जहाँ पे जो है आपने एक हाथी को देखा और बहुत सी और चीजें भी आपने वहां पे देखी, बट हाथी को भी देखा। तो आपको जो है अपनी दादी माँ को ये लेटर लिखना है जिसमें आपको उन्हें ये बताना है कि मेले में आप गए थे, वहां आपने हाथी और बहुत सारी चीजें भी देखी। तो जो है आप इंट्रोडक्शन ऐसे करोगे जिसमें आप ये सब लिखोगे। उसके बाद पैराग्राफ 2 आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें मेन जो है आप बताओगे कि आप मेले में गए थे और वहां पे आपने क्या क्या देखा। एंड में जो है कंक्लूजन होगा जिसमें जो है आप उन्हें बाय बाय करोगे और बोलोगे कि उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे, इस टाइप का कुछ लिखोगे। तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल तो उसमें फर्स्ट होता है पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, सेकंड होता है बॉडी ऑफ द लेटर और थर्ड होता है कंक्लूजन। ऐसे जो है एक इनफॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट होता है। तो ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। जब भी कोई इनफॉर्मल लेटर आए यानी फैमिली या फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखना है। स्टार्टिंग में जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपका एड्रेस, आपकी सिटी, स्टेट, जिप कोड यानी आपका पिन कोड, फिर डेट आ जाएगी। उसके बाद आप लेटर स्टार्ट करोगे। डियर ग्रैंडमा, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मुझे उम्मीद है कि ये लेटर जो है जब आपको मिलेगा तो आप बहुत ही स्वस्थ होगी और बहुत ही खुश होगी। I am writing to share my wonderful experience at the village fair I visited last week. It was truly an unforgettable day and I couldn't wait to tell you all about it. तो ये हो गया हमारा लेटर का इंट्रोडक्शन पार्ट कि मैं लेटर आपको क्यों लिख रही हूँ। हाय हेलो, उसके बाद आप उन्हें इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मैं आज आपको लेटर क्यों लिख रही हूँ। उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें जो है आप एक्चुअल जो आपका रीजन है वो डिस्क्राइब करोगे। This was my first ever visit to a fair and it was absolutely magical. I thoroughly enjoyed every moment of it. Firstly, I was amazed by the sheer number of stalls selling everything from colorful bangles to delicious sweets. शेयर मतलब होता है बहुत ज्यादा नंबर में कोई चीज हो, तो शेयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हो, नंबर में कोई चीज हो। The air was filled with the sounds of laughter, music, and the excited chatter of people. Next, I saw a giant Ferris wheel that seemed to touch the sky.
फेरिस व्हील यानी वो जो बड़ा सा जो व्हील होता है ना, जो हमें मेले में दिखाई देता है, जिसमें बैठ के जो है आप ऊपर से नीचे से पूरा गोल गोल घूमते हो, उसे फेरिस व्हील कहते हैं। I went on it with my friends, and the view from the top was breathtaking. Moreover, the highlight of my visit was seeing a real elephant. It was so much bigger than I imagined, with large, gentle eyes and a powerful trunk. I was a little nervous at first, but also incredibly excited. I watched as it swayed its head and ate sugarcane. Swayed का मतलब होता है सर हिलाना, इधर से उधर करना, लेफ्ट टू राइट जब आप कोई चीज हिलाओ तो उसे sway कहते हैं. And I felt a sense of awe at its majestic presence. It was truly a sight I will never forget. I hope you enjoyed hearing about my adventure at the fair. I'm eagerly awaiting your next visit so I can tell you all about it in person. Give my love to grandpa with love, and आपका नाम आ जाएगा. तो ये जो लास्ट का पैराग्राफ है, लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं, वो हो गया हमारा कंक्लूजन. सो इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, एंड यहाँ पे आ गया एंड विद लव और आपका नाम. तो ऐसे जो है हमारे किसी भी इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा. ओके, ऑफ कोर्स जो भी डिटेल्स हैं वो बदल जाएंगी, लेटर के अकॉर्डिंग होंगी, बट फॉर्मेट यही रहेगा. नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें जो है आपको अपनी इमेजिनेशन से एक स्टोरी लिखनी है. और यहाँ पे जो है आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं. आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपकी स्टोरी कहाँ और कब हो रही है, तो कौन सी जगह है, कब है. इज इट इन अ बसलिंग सिटी, अ क्वाइट विलेज, और परहैप्स अ मैजिकल फॉरेस्ट. क्या वो जो है बहुत ही बिजी कोई शहर है, या फिर कोई शांत गांव है, या फिर कोई जादुई जंगल है. तो ये जो कहानी है ये कहाँ पे हो रही है. इट कैन इवन बी इन एन अंडर वाटर कैसल और अ फार अवे प्लैनेट. कहीं भी हो सकती है कहानी. आप ये भी कह सकते हो कि पानी के अंदर जो है कोई बहुत बड़ा महल है पानी के अंदर, या फिर जो है कोई बहुत दूर जो है कोई ग्रह है, यानी दुनिया के बाहर जो है, अर्थ के बाहर कोई और प्लैनेट है मिल्की वे में जहाँ पे ये स्टोरी हो रही है. तो आपका जहां मर्जी हो, जो भी आपकी इमेजिनेशन में है आप वो जगह डिसाइड कर सकते हो. ओके, स्टोरी टोटल आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड होनी चाहिए. कोई भी चीज जो है वो सर्टेन मत रखो, जो मर्जी करे वो लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पहाड़ लिख दो, पर्वत लिख दो, जमीन के अंदर कोई केव के अंदर कोई रह रहा है, कोई जमीन के अंदर रह रहा है, कुछ भी हो सकता है, कोई चांद पे रह रहा है. एनीथिंग, जो भी आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखना है वो आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी, राइट, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ स्टोरी. What is your story about? Who's the main character? What do they look like and what are their dreams or challenges? फिर आपको बताना है स्टोरी किस चीज के बारे में है, मेन कैरेक्टर कौन है, कैसे वो देखने में है जो मेन कैरेक्टर है, और क्या जो है उनके सपने हैं या क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है. एवरी गुड स्टोरी हैज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड. हर मेन स्टोरी में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन चाहिए होता है. What challenge does your main character face? तो आपको देखना है कि जो आपका मेन कैरेक्टर है उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या चुनौती जो है उसके सामने है. How does your character overcome the problem? फिर आपको दिखाना है कि कैसे जो है आपका मेन कैरेक्टर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. Do they learn something new, make a new friend or discover a hidden treasure? फिर जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्या जो है सॉल्व करते हुए कुछ नया सीखते हैं क्या, कोई दोस्त बनाते हैं क्या, या फिर कोई खजाना उन्हें मिल जाता है. तो कुछ भी हो सकता है, राइट. आपको स्टोरी जो है उसमें कुछ भी जो है वो कर सकते हो. आपकी जो भी इमेजिनेशन हो उस हिसाब से आपको वो स्टोरी में दिखाना है. फिर उसके बाद जो है आपको अपनी स्टोरी को एंड करना है ये दिखाते हुए कि कैसे जो कैरेक्टर है मेन वो बदला या फिर उसने क्या सीखा. तो उसको सामने जो भी प्रॉब्लम आई उसे उसने कैसे सॉल्व किया, और फिर वो जो सोल्यूशन निकला उससे जो है उसने क्या सीखा, क्या उसे सीख मिली. तो यहाँ पे जो स्टोरी मैंने लिखी है वो है एक लॉस्ट स्टार की, एक खोया हुआ तारा. In a quiet little village nestled between rolling green hills, there lived a young girl named Meera. तो एक बहुत ही शांत छोटा सा गांव था जो कि जो है हरी भरी पहाड़ियों के बीच में था. वहां पे एक बहुत ही यंग लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा. She had sparkling brown eyes and long flowing hair that always smelled like wildflowers. उसकी जो आंखें थी वो चमकती हुई भूरे रंग की थी, और बहुत ही लंबे खूबसूरत उसके बाल थे जिसमें से जो है हमेशा फूलों की खुशबू आती थी. मीरा हैड वन ड्रीम, टू टच द स्टार्स. मीरा का बस एक सपना था कि तारों को छू ले.
Every night she would sit by her window gazing at the twinkling lights in the sky, wondering if they had secrets to share. हर रात जो है वो अपनी खिड़की पे बैठ के जो है आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे थे उन्हें देखती थी, उन्हें घूरती थी। गेजिंग यानी उन्हें घूर के देखना, तो उन्हें जो है वो घूरती थी और सोचती थी कि क्या ये जो चमचमाते हुए जो तारे हैं, क्या इनके पास कोई राज है जो ये मुझे बता सकते हैं, क्या कोई स्टोरी है इनके पास, क्या है आखिर ये आसमान में चमक रहे हैं तो आखिर हो क्या रहा है। One evening, as Mira wandered near the lake, she saw something extraordinary. A tiny glowing star had fallen from the sky. तो एक शाम जो है मीरा जो है जब लेक के किनारे जो है टहल रही थी, तो उसने बहुत ही अद्भुत चीज देखी, एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज देखी। उसने देखा एक छोटा चमकता हुआ तारा जो है आसमान से गिर के वहां पड़ा हुआ था। इट फ्लिकर्ड वीकली, इट्स लाइट डिमिंग, तो वो जो है धीरे धीरे से जो है बस चमक रहा था, यानी अब उसकी रोशनी जो है धीरे धीरे डिम हो रही थी क्योंकि आसमान से गिर गया था। तो जो है वो ऐसे फ्लिकर कर रहा था, यानी जल बुझ कर रहा था। आपने देखा है ना कभी कभी जो है जब आपके बल्ब जो है उनकी लाइट जाने लगती है तो वो जो है ऐसे फ्लिकर करते हैं, यानी वो जल रहे हैं बुझ रहे हैं ऐसा होता है, उसे फ्लिकर कहते हैं। मीरा picked it up carefully and felt a warm gentle pulse in her hands. मीरा ने जो है बहुत ही ध्यान से उस तारे को उठाया और उसने जो है फील किया कि वो जो तारा था वो जो है धीरे धीरे जो है पल्स कर रहा था, यानी वो धीरे धीरे जो है उसमें सांस चल रही थी, पल्स हो रहा था, यानी जो है थोड़ा सा तो जो है उसमें मूवमेंट था। तो तारा अभी जिंदा था, मरा नहीं था। द स्टार विस्पर्ड, आई नीड टू रिटर्न होम बट आई एम टू वीक टू फ्लाई। तो वो जो तारा था उसने जो है धीरे से जो है बहुत ही धीमी आवाज में मीरा से कहा कि मुझे अपने घर वापस जाना है, बट मैं जो हूँ बहुत ही कमजोर हूँ, तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं घर वापस कैसे जाऊं। मीरा न्यू शी हैड टू हेल्प, तो मीरा को ये तो समझ में आ गया कि उसे इस तारे की मदद करनी है। बट हाउ, पर वो कैसे करेगी। शी ट्राइड थ्रोइंग इट बैक इनटू द स्काई बट इट फेल बैक डाउन, तो उसने ट्राई किया कि वो उसे आसमान की तरफ फेंके, तो हो सकता है वो चला जाए, बट जो है वो वापस नीचे गिर गया क्योंकि उसमें इतना दम नहीं था कि वो उड़ के वापस चला जाए। शी क्लाइम्ब द टॉलेस्ट ट्री इन द विलेज बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ, तो उसने जो है गांव में जो सबसे ऊंचा पेड़ था उस पे वो चढ़ गई कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच के हो सकता है मैं आसमान तक पहुंच जाऊं और इसे जो है वापस स्काई में पहुंचा दूं। बट फिर भी जो है वो पेड़ इतना ऊंचा नहीं था। Desperate, she sought help from the village wise men who told her. तो जो है वो बहुत ही डेस्परेट हो गई कि उसे अब समझा ही नहीं, तो जहां से मदद मिल जाए वो वहां पे चली गई। तो वो जो है एक गांव, उसके गांव में जो है एक बहुत ही वाइज मैन थे, बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे जिनसे जो है वो मदद लेने चली गई क्योंकि वो बहुत ही डेस्परेट थी, यानी जो है अब तो उसे बस मदद चाहिए ही थी, उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं था। तो उन्होंने उससे कहा ओनली अ हार्ट फुल ऑफ काइंडनेस एंड करेज कैन गाइड द लॉस्ट बैक होम, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो दिल जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा दया है और बहुत ज्यादा हिम्मत है वही जो है खोए हुए इंसान को वापस घर पहुंचा सकता है। तो ऐसा ही इंसान पहुंचा सकता है इस तारे को वापस घर जिसके दिल में बहुत दया हो और जिसके अंदर बहुत साहस हो। Determined, मीरा closed her eyes and made a wish with all her heart. तो मीरा ने जो है ठान लिया था कि वो इस तारे को वापस पहुंचाएगी, तो उसने अपनी आंखें बंद करी और उसने जो है अपने पूरे दिल से जो है पूरा मन लगा के ये विश मांगी। Suddenly the wind picked up, swirled around her and the star started to glow brighter. एकदम से क्या हुआ, एकदम से हवा तेज चलने लगी और उसके आजू बाजू जो है गोल बना के जो है हवा तेजी से चलने लगी और जो तारा था वो जो है तेजी से चमकने लगा हवा में। It floated gently from her hands, rising higher and higher until it found its place back in the sky. फिर जो है हवा में जो है फ्लोट करते हुए तैरते हुए वो जो तारा था वो उसके हाथ से बाहर निकल गया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। राइजिंग हायर एंड हायर, यानी ऊपर की ओर उठने लगा आसमान की तरफ, और जो है फाइनली जो है वो वापस आसमान में पहुंच गया। The night seemed to shine even more beautifully than before. फिर जो रात थी वो पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गई। Mira had finally touched a star, not with her hands but with her heart. Finally मीरा ने एक तारे को छू लिया था, अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से, क्योंकि उसने अपने पूरे दिल से जो है उस तारे के लिए दुआ मांगी थी। From that night on, whenever she looked up at the sky, she knew that kindness and determination could make even the impossible possible. फिर उस रात से जो है जब भी जो है वो आसमान की तरफ देखती थी वो ये सोचती थी, उसे ये चीज पता थी
कि अगर आपके दिल में दया है और आपने किसी चीज को करने की ठान ली, तो जो है आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज को पॉसिबल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी डम शरेड्स। नाउ ये जो वर्ड है डम, इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, खाली आप एम जो है वो बोलोगे एंड का, और एम में जो है आप मुंह को क्लोज कर लोगे, डम। खाली ऐसे करना है, ओके, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। नाउ इंग्लिश में जो है कोई भी वर्ड हो जिसमें एम के बाद बी आ रहा है, वहां पे बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे कि वर्ड है लैम, LAMB, राइट, जो एनिमल होता है, उसमें हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम खाली लैम कहते हैं, एम तक आता है बस प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही कोम, जिससे हम कंघा करते हैं, राइट, कंघी जो होती है उसे COMB, कोम कहते हैं, राइट, उसको हम प्रोनाउंस करेंगे कोम, खाली एम तक आएगा। सो whenever there is a word in English which has B after M, you never pronounce the B. It's always till M. The pronunciation will only go till M. You will not pronounce the B. B is always silent if it comes after M. Now dumb charades क्या होता है, ये एक गेम है, आई होप आप लोगों ने खेला हो, बट अगर नहीं खेला है तो इस गेम में क्या होता है, सपोज जो है एक टीम जो है दूसरी टीम को जो है उसके किसी एक कंटेस्टेंट को जो है कोई नाम देगी, या फिर कोई मूवी का नाम हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, तो दूसरे इंसान को क्या करना है, उसे जो है वो एक्ट करके दिखाना है, वो बोल नहीं सकता है, और उसकी टीम को जो है उसकी एक्टिंग के बेसिस पे जो है गेस करना होगा कि वो जो बोल रहा है वो क्या है। तो उसमें आप बोलते नहीं हो, उसमें आपको म्यूट रहना है, बस एक्शन करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको बोला गया है कि ये जो आपकी स्टोरी है द वाइट एलिफेंट, इसमें जो भी हो रहा है वो आपको एक्ट करके दिखाना है, बट मुंह से कोई भी डायलॉग नहीं बोलना है, तो सारे एक्सप्रेशंस आपको एक्ट करके ही दिखाने हैं। कि अगर हाथी की माँ जो है वो बहुत ही दुखी है, तो कोई जो हाथी की माँ बनेगा वो बहुत ही दुखी सा चेहरा कर लेगा, सारे एक्सप्रेशंस करके आपको दिखाने हैं। हाथी को जो है अगर अपने फॉलोअर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, वो वहां से जा रहा है तो गुस्सा करके जा रहा है, तो हर जो स्टोरी में हो रही है चीज, वो सब आपको सिर्फ एक्सप्रेस करके दिखानी है, एक्सप्रेशन से। आपको कोई भी चीज जो है वो डायलॉग नहीं बोलने हैं। तो ऐसे जो है ये एक्टिविटी आपको अपने क्लास में करनी है। नेक्स्ट जो है आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, उसके बाद वो 4 लोग जो है कैरेक्टर प्ले करेंगे, एक होगा व्हाइट एलिफेंट, एक होगा राजा, एक होगा ब्लाइंड मदर, और एक होगा ट्रैवलर। तो ये 4 लोग ये 4 कैरेक्टर प्ले करेंगे, और आपकी जो स्टोरी है वो आपको एक्ट करके दिखानी है। बट वो करने से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डिस्कस करने हैं अपने 4 लोगों के ग्रुप में। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एलिफेंट केयर सो डीपली फॉर हिज ब्लाइंड मदर, वो अपनी अंधी माँ की इतनी केयर क्यों करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, और वो अंधी हैं, वो उस पे डिपेंड करती हैं हाथी पे कि वो उन्हें खाना लेके आए, उनको ध्यान रखे, उनको सेफ रखे। तो जो है इन सब चीजों के लिए वो उस पे डिपेंड कर रही हैं, तो इसलिए जो है हाथी जो है वो अपनी माँ का इतना ध्यान रखता है, क्योंकि अब जो है वो और ज्यादा डिवोटेड हो गया है कि एक तो माँ ने जो है मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और दूसरी चीज ये कि अब बुढ़ापे में उन्हें मेरी जरूरत है, वो अंधी हैं और वो बूढ़ी भी हैं, तो दोनों ही चीजें हैं, तो उन्हें मेरी जरूरत है, तो इसलिए जो है वो अपनी माँ की इतनी केयर करता है। In what ways does the mother sense her son's presence and absence? The mother recognizes her son's presence through his scent, the sound of his footsteps, and the warmth of his touch. When he is absent for too long, she grows anxious and worries for his safety. तो माँ को कैसे समझ में आता है कि उनका लड़का जो है वो वहां पे है या नहीं है, क्योंकि उन्हें तो दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें कैसे समझ में आता है। तो एक तो जो है उसके सेंट से, क्योंकि वो हाथी है, राइट, जानवर हैं, तो वो सूंघ बेटर पाएंगी, तो एक तो वो उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है उससे उन्हें पता चल रहा है। दूसरा है कि वो जब आएगा तो उसके पैरों की आहट होगी। तीसरा है कि वो जब उन्हें टच करेगा तो वो उस टच को फील करेंगी, तो ऐसे जो है उन्हें समझ में आता है कि उनका बेटा वहां पे है या नहीं है। तो जब जो है वो वहां पे उन्हें फील नहीं होता है, तो वो जो है परेशान हो जाती हैं और बहुत ही चिंता करती हैं कि उसे क्या हो गया होगा। In what ways does the elephant change through the story? Do you think he would trust another human again? तो आपको क्या लगता है ये जो स्टोरी है इसमें हाथी जो है वो कैसे बदला है, मतलब स्टार्टिंग में कैसा था फिर कैसा हो गया, कैसे जो है स्टोरी के साथ साथ हाथी के कैरेक्टर में चेंज आया है,
और क्या आपको लगता है क्या कभी वो किसी इंसान पे दोबारा भरोसा करेगा या नहीं, क्योंकि वो जो यात्री था, जो ट्रैवलर था, उसने उसे धोखा दिया। तो क्या ये हाथी दोबारा कभी किसी इंसान पे भरोसा कर पाएगा या नहीं? तो बिगनिंग में क्या है, हाथी जो है वो बहुत ही काइंड है, दयालु है और बहुत ही ट्रस्टिंग है। बट फिर जो है जब वो यात्री, वो जो ट्रैवलर है, उसे धोखा दे देता है और उसे राजा के पास ले जाता है, तो उसका दिल टूट जाता होगा और उसे जो है इंसानों से थोड़ा डर लगता होगा। While he might hesitate to trust humans again, he may still believe in kindness if he meets people who prove their sincerity. तो हो सकता है कि वो लोगों पे दोबारा भरोसा ना कर पाए, ह्यूमंस पे, पर धीरे धीरे जो है वो फिर से दया करने लग जाएगा और जो है लोगों पे भरोसा करने लग जाएगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग मिलेंगे जो ये प्रूव कर देंगे कि वो अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, राइट? तो हो सकता है वो लोगों पे दोबारा भरोसा करना स्टार्ट कर दे जब वो और ज्यादा अच्छे लोगों से मिले। Why does the traveler betray the white elephant? वो जो यात्री है, वो जो ट्रैवलर है, वो इस सफेद हाथी को धोखा क्यों देता है? The traveler is greedy and sees an opportunity for wealth. तो वो जो ट्रैवलर है वो लालची है और वो देखता है कि यहाँ पे मौका है पैसा बनाने का, राजा इनाम देंगे। He chooses his own benefit over loyalty and honesty, betraying the elephant despite the kindness shown to him. तो वो जो है अपना खुद का फायदा चुनता है, बजाय इसके कि वो हाथी का साथ दे, उसके लिए लॉयल रहे, उसका वफादार रहे, ऑनेस्ट रहे। वो क्या चुनता है? वो चुनता है अपना स्वार्थ, तो इसलिए जो है वो हाथी को धोखा दे देता है। नेक्स्ट, ये जो आपकी स्टोरी है, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखनी है ना। स्क्रिप्ट क्या होती है? हम जो नाटक एक्ट करते हैं, जो आप जो है प्लेस देखते हो, आपके स्कूल में होते होंगे एनुअल फंक्शन में, या फिर और कोई प्लेस आपने अपनी बुक्स में पढ़े हो, तो वो जो है प्ले जैसे लिखा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट। तो आपको ये जो स्टोरी है, इसे स्क्रिप्ट की तरह लिखना है, प्ले की तरह, कि अगर आप इसे नाटक की तरह एक्ट करो तो कैसे होगा वो। तो यहाँ पे जो है मैंने उसका एक स्क्रिप्ट लिखा है स्टोरी का, उसमें मैंने स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाहो तो स्टोरी को चेंज भी कर सकते हो, एंडिंग भी चेंज कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है आप कैसे ये स्क्रिप्ट लिखते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो ये है। आपको ये स्क्रिप्ट लिख के जो है अपने क्लास में जो है परफॉर्म भी करनी है, ओके? तो जो मेरी स्क्रिप्ट है वो है, उसमें टाइटल है द व्हाइट एलिफेंट्स काइंडनेस, और कैरेक्टर कौन कौन है? व्हाइट एलिफेंट, वो बहुत ही नोबल और काइंड एलिफेंट है जो कि अपनी बूढ़ी अंधी माँ से जो है बहुत प्यार करता है। फिर कौन है? ब्लाइंड मदर दूसरा कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही प्यार करने वाली है और अपने बेटे पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तीसरा है एलिफेंट हर्ड लीडर, अ स्ट्रॉन्ग बट इंडिफरेंट लीडर, ये एक नया कैरेक्टर है मेरे इस प्ले में, जो कि वो जो एलिफेंट का जो ग्रुप है उसका लीडर है। चौथा कैरेक्टर है ट्रैवलर, वो जो यात्री है, जो कि एक खोया हुआ इंसान है और जो कि हाथी से जो है मदद लेता है, बट बाद में उसे धोखा दे देता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है राजा, बहुत ही पावरफुल रूलर है जो कि हाथी को पकड़ लेते हैं। और बाकी के कैरेक्टर हैं रॉयल गार्ड, जो कि जो है राजा के ऑर्डर्स को जो है कैरी आउट करते हैं, जो राइट उनके ऑर्डर को मानते हैं और सब काम करते हैं, तो कुछ रॉयल गार्ड भी हैं। तो ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स हैं मेरे प्ले में। सीन वन है द डिपार्चर फ्रॉम द हर्ड। तो जो हाथियों का झुंड है उसमें से ये सफेद हाथी कैसे वहां से वो सब छोड़ के चला जाता है उन लोगों को, वो जो है हमारा सीन वन है। लोकेशन क्या है? हरा भरा जंगल है जहाँ पे ये सफेद हाथी अपनी माँ के साथ जो है खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि बाकी के जो झुंड के हाथी हैं वो सब फ्रूट्स खा रहे हैं और उसकी माँ को इग्नोर कर रहे हैं। तो व्हाइट एलिफेंट कहता है, मदर आई हैव गैदर्ड फूड फॉर यू, ईट एंड रिगेन योर स्ट्रेंथ। तो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने आपके लिए खाना इकट्ठा किया है, आप खाना खाओ और अपनी ताकत को वापस इकट्ठा करो। तो ब्लाइंड मदर उससे कहती है, माई सन वाई डू यू नॉट ईट विद योर हर्ड, बेटा तुम अपने झुंड के साथ क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो कहता है, दे डू नॉट केयर फॉर यू मदर, आई हैव बेग्ड देम टू शेयर फूड बट दे इग्नोर योर नीड्स। माँ वो आपकी चिंता नहीं करते हैं, उन्हें आपका जरा सा भी ख्याल नहीं है। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि अपना खाना आपके साथ बांटें, बट वो आपकी जरूरत को इग्नोर कर देते हैं। फिर जो है जब वो ये सब बात कर रहे होते हैं तो जो एलिफेंट हर्ड का जो लीडर है, जो उस झुंड का लीडर है, वो उनके पास आता है। उनसे कहता है, वी मस्ट थिंक ऑफ द स्ट्रॉन्ग, इफ वी फीड द वीक वी विल ऑल सफर। तो वो जो झुंड का लीडर है वो इनसे कहता है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग वाले जो हाथी हैं उनका सोचना होगा, क्योंकि अगर हम वीक लोगों को ही खाना खिलाएंगे तो बाकी लोग सफर करेंगे
और ये जो वीक लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये ना तो खाना लेके आएंगे ना हमारी सुरक्षा करेंगे, तो इन्हें खाना खिलाना बेकार है, इसलिए जो है मैं बाकी के हाथियों को खाना खिला रहा हूँ। तो जो सफेद हाथी है वो गुस्से में कहता है, अ हर्ड दैट डज नॉट केयर फॉर इट्स ओन इज नो फैमिली ऑफ माइन। आई विल लीव एंड केयर फॉर माई मदर माई सेल्फ। तो ऐसा झुंड जो है जो कि अपने लोगों का ही ध्यान ना रखे, वो तो कोई परिवार ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो है मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं खुद अपनी माँ का ध्यान रखूंगा। The white elephant gently helps his mother up and leads her away from the herd into a quiet part of the forest. तो वो जो सफेद हाथी है वो धीरे से ध्यान से अपनी माँ को उठाता है और उन्हें जो है वहां से लेके जंगल की दूसरी साइड चला जाता है, वो झुंड को छोड़ के। सीन 2 है एक नया घर। तो वो जो सफेद हाथी है वो अपनी माँ के साथ जो है एक बहुत ही पीसफुल लेक के किनारे जो है सेटल हो जाता है, रहने लगता है। और वहां पे जो है वो उनके लिए रोज खाना इकट्ठा करता है। तो उसकी अंधी माँ कहती है, माई सन, आई मे नॉट सी बट आई कैन फील योर काइंडनेस इन माई हार्ट। तो व्हाइट एलिफेंट कहता है, यू आर माई मदर, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर यू। तो एक दिन जो है एक यात्री जो है वो उस जंगल में पहुंच जाता है। वो बहुत ही थका हुआ होता है और कमजोर होता है। तो वो जो है हाथी से कहता है कि अरे हाथी, मैं जो हूँ खो गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। तो सफेद हाथी उनसे कहता है कि तुम डरो मत अनजान इंसान, यहाँ पे आराम कर लो, और यहाँ पे ये देखो कुछ फल हैं, तुम खा लो। तो वो जो ट्रैवलर है वो जो है बहुत ही ग्रेटफुली आभार के साथ जो है उनसे कहता, वो हाथी से कहता है कि तुम बहुत ही दयालु हो, मैं कैसे कभी जो है ये एहसान तुम्हारा चुका पाऊंगा। तो व्हाइट एलिफेंट उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि तुम्हें जो है बाकी के दूसरे लोगों को जो है ये दया जो है दिखानी है, मैं तुम्हें काइंडनेस से ट्रीट कर रहा हूँ, तुम्हें दूसरे लोगों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। ओके, काइंडनेस का यही रूल होता है, अगर मैं आपके साथ दया कर रही हूँ तो आप किसी और के साथ करो, ऐसे जो है मेरा रिपेमेंट हो जाएगा। The traveler nods but later greed takes over. He sneaks away to tell the king about the rare white elephant. तो ये जो यात्री है उस समय तो हाँ कर देता है, बट बाद में जो है उसे लालच आता है, वो सोचता है कि वो राजा को जाके जो है बता देगा कि यहाँ पे एक बहुत ही रेयर जो है सफेद हाथी है जो कि राजा के पास होना चाहिए। तो वो जो यात्री है वो वहां से जो है भाग के राजा के पास चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टोरी में थोड़ा चेंज किया है। आप चाहो तो एग्जैक्ट स्टोरी पे भी स्क्रिप्ट बना सकते हो, ओके, वो आपके ऊपर है। सीन 3 है बिट्रेयल, धोखा। तो ये जो है राजा का कोर्ट है, जो सीन की लोकेशन है वो राजा का राजमहल है, उसका राजसभा है। ट्रैवलर जो है वो राजा के सामने झुका हुआ है, वो कहता है, योर मैजेस्टी, आई हैव सीन अ रेयर व्हाइट एलिफेंट इन द जंगल। ही वुड बी अ फाइन एडिशन टू योर रॉयल स्टेबल। तो राजा जो है हैरान हो जाता है कि अरे सफेद हाथी, आई मस्ट हैव हिम, गार्ड्स प्रिपेयर टू कैप्चर हिम। द रॉयल गार्ड सेट आउट टू कैप्चर द एलिफेंट। फिर सीन 4 क्या है, वो है उस हाथी को पकड़ना, द कैप्चर। द व्हाइट एलिफेंट इज गैदरिंग फूड व्हेन द किंग्स मेन सराउंड हिम। व्हाइट एलिफेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो रॉयल गार्ड कहते हैं, बाय ऑर्डर ऑफ द किंग यू आर टू बी टेकन टू हिज पैलेस। तो व्हाइट एलिफेंट जो है वो उनसे विनती करते हुए कहता है, बट माई ब्लाइंड मदर नीड्स मी, हु विल केयर फॉर हर। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मैं कैसे राजा के पास चला जाऊं, उनका ध्यान कौन रखेगा। तो तभी जो है जब वो ये कह रहा होता है तो राजा वहां पे आते हैं, और वो जो है उस हाथी का दुख देखते हैं कि वो इतना दुखी है, उसकी माँ को जो है वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है, ये राजा को दिखाई देता है। तो राजा उससे कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तो हाथी कहता है कि मेरी माँ जो है अंधी है और मुझ पे डिपेंडेंट है, तो अगर आप मुझे ले जाओगे तो वो जो है बहुत ही परेशान हो जाएंगी। तो वो जो राजा है वो उस यात्री की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि ये कितना लालची है, ये जो है अपने लालच में आके मुझे ये हाथी को ले जाने के लिए बोल रहा था, बट ये हाथी तो कितना अच्छा है और अपनी माँ का ध्यान रखता है। तो राजा जो है उससे कहते हैं कि ऐसा जानवर जो कि अपनी माँ का इतना ध्यान रखे और इतने ज्यादा प्यार से जो है किसी इंसान को जो है वो केयर करे, तो उसे तो उसके घर से अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है तुम आजाद हो। तो हाथी जो है उनके सामने जो है ग्रेटिट्यूड में झुकता है कि थैंक यू, और जो है वापस अपनी माँ के पास चला जाता है। वो जो ट्रैवलर है उसे अब अपने आप पे बहुत ही बुरा लग रहा होता है, अशेम्ड होता है, उसे जो है थोड़ा अपने आप पे जो है शर्म आ रही होती है। तो वो अपने घुटनों पे गिर जाता है। फिर वो सफेद हाथी से कहता है कि मुझे जो है लालच जो है उसने अंधा कर दिया था, तो मुझे माफ कर दो।
तो सफेद हाथी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बट याद रखना कि काइंडनेस शुड नेवर बी रिपेड विद बिट्रेयल। कभी भी दया के बदले जो है किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये गलत है। The story ends with the white elephant and his mother reunited while the traveler learns a valuable lesson. तो ऐसे जो है मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, आप चाहो तो एग्जैक्ट स्टोरी पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे, दुनिया का कहानी सुनाने वाला दिन। किस दिन सेलिब्रेट होता है ये? मार्च 20 को। इस दिन जो है हम ओरल स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसे सेलिब्रेट करते हैं, यानी जो मुंह से कहानी सुनाने की जो आर्ट है। और इस दिन जो है अलग अलग भाषाओं में कहानी सुनाई जाती है, अलग अलग फॉर्म्स में, जिसमें जो है कोई ओरली सुना रहा है, कोई म्यूजिक के थ्रू, कोई डांस करके, कोई ड्रामा करके, कोई विजुअली वीडियो के थ्रू। हर साल जो है एक स्पेसिफिक थीम होती है इस सेलिब्रेशन की। 2024 में जो थीम थी वो थी बिल्डिंग ब्रिजेस। तो उसमें क्या होता है, यानी कहानी के थ्रू हम कैसे ब्रिजेस जो है वो बिल्ड करते हैं, कैसे जो है लोगों को हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे अलग अलग भाषा में आप कहानी सुनाओ, सपोज जो है मैं हिंदी में सुना रही हूँ, जिसे सुना रही हूँ उसे हिंदी नहीं आती है, बट मैं उसे जो है थोड़ा एक्ट करके दिखा दूं, विजुअल के थ्रू सुना दूं, तो उसे समझ में आ रहा है, राइट। तो ऐसे जो है लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो थीम थी वो थी बिल्डिंग ब्रिजेस, यानी लोगों को कनेक्ट करना। तो जो है आपको ये जो वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और साथ ही जो है आपके क्लास में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है या किसी भी लैंग्वेज में आपको स्टोरी शेयर करनी है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी है उसमें आप स्टोरी जो है शेयर कर सकते हो अपने क्लास में। आपके घर में जो भी स्टोरीज होती हो, आपके मम्मी पापा ने आपको बताई हैं, दादा दादी ने बताई हैं, या आपने कोई स्टोरी पढ़ी है, आप कोई भी स्टोरी जो है वो अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे जो है उसके बारे में जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप उसे रीड कर सकते हो। इसमें जो है क्या होता है, हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च में। हर साल जो है जब मार्च इक्विनॉक्स होता है तब जो है हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि यूजुअली मार्च 20 के अराउंड होता है ना। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स ऐसा दिन होता है जिस दिन जो है सन एग्जैक्टली जो इक्वेटर की लाइन है उसके ऊपर होता है। तो उस दिन दिन और रात जो है वो इक्वल अमाउंट के होते हैं, 12 घंटे 12 घंटे एग्जैक्ट होगा दिन और रात उस, और ऐसा साल में सिर्फ 2 बार होता है ना। इक्वेटर क्या होता है, आई होप आप सबको पता है, बट इक्वेटर अगर आपको नहीं पता तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, जो नॉर्थ पोल है अर्थ का और जो साउथ पोल है उसके ठीक सेंटर में बीच में जो है अर्थ के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी है, ऐसा कोई रियल में नहीं है इक्वेटर की लाइन, ओके, बट इट्स राइट इन द सेंटर, नॉर्थ और साउथ पोल के राइट सेंटर में वो लाइन जो है उसे इक्वेटर कहा जाता है। तो उस दिन जो है इक्विनॉक्स के दिन सन जो है ठीक वहां पे होता है उस लाइन के ऊपर। तो उससे क्या होता है, दिन और रात जो है वो एग्जैक्टली सेम घंटों में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला, जो ईयर के स्टार्टिंग में जो इक्विनॉक्स होता है उसमें हम वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। पर्पस क्या है इस चीज को सेलिब्रेट करने का? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आर्ट ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग है उसकी जो पावर है उसे हम सेलिब्रेट करें, लोगों को एनकरेज करें कि उन्हें लोगों को कहानी सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। साथ ही लोगों के बीच में जो है जो अलग अलग कल्चर के हैं उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होता है। जब आप किसी को कहानी सुनाते हो अपने कल्चर की तो उसे समझ में आ रहा है, राइट। आप जो है किसी नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडिया की कहानी सुनाओ, साउथ वाले को नॉर्थ की सुनाओ, ईस्ट वाले को वेस्ट की सुनाओ, वेस्ट को ईस्ट की, तो इससे क्या है, कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि आपका कल्चर क्या है, उसे आपका समझ में आएगा। तो कहानी सुनने से और सुनाने से क्या होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये दिन जो है, 91 या 92 के अराउंड जो है स्वीडन में किसी ने इस डे की स्टार्ट की थी। तो किसी ने डिसाइड किया कि जो है हम ये डे मनाएंगे, और फिर क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में फैल गया। की एस्पेक्ट क्या है, इट एम्फेसाइजेस ओरल ट्रेडिशन। तो मेन चीज तो ये है कि हम इस चीज पे जोर देते हैं कि ओरली जो स्टोरी टेलिंग है वो कितनी अच्छी आर्ट है। जरूरी है कि लोगों को कहानी सुनाया जाए, कहानियां शेयर हो ओरली। पीपल वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेट बाय टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज इन वेरियस लैंग्वेजेस। सारी दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में कहानी सुना के। Often there is a common theme that connects storytelling events globally. It is a way to create international connections and to bring attention to storytelling as a valuable art form.
In essence, World Storytelling Day is a reminder of the timeless human tradition of sharing stories and the connections that stories create. तो आपको जो है अपने क्लास में जो भी लैंग्वेज आप चूज करो, कोई भी हो सकती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें भी आपको स्टोरी पसंद हो, वो स्टोरी आपको अपने क्लास में शेयर करनी है. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.